नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत में ये क्या हो रहा है? टैलेंट यानी प्रतिभा अपना ही गला घोटने पर आमादा हो गई है। आईआईटी कानपुर में बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट जयसिंह मीना ने हाथ की नस काटी और खुदकुशी कर ली। 11 महीने में आईआईटी कानपुर जैसे प्रेस्टीजियस संस्थान में यह चौथी खुदकुशी है। जय बैक पेपर और प्लेसमेंट का हिस्सा नहीं होने पर तनाव में था। जय भारत में इकलौता नहीं है जिसने सुसाइड किया है। 24 घंटे में उरई में 11वीं की छात्रा माया ने आईफोन की जिद पूरी नहीं होने पर चूहा मारने की दवा खाकर अपनी ही लीला समाप्त कर ली। निजी परेशानियों पर बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने सुसाइड कर लिया। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगी कानपुर यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान की एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आशा सिंह जी। आपका नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार और स्वागत भी है जी। शुरुआत आपसे ही करेंगे सीधे। बीटेक का छात्र है, ये बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट था, 4th ईयर है। माना जाता है कि बस 2-4-6 महीने में, 8 महीने में या साल भर में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब, किस तरह से इसने जिस तरह से सुसाइड किया है, पहले नस काटी दोनों तरफ की, जब ब्लीड हो गया वो पूरा, तब उसने फांसी लगाई है। आप क्या देख रही हैं, ये क्या है डॉक्टर साहब प्लीज? देखिए, यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ही दर्दनाक होती हैं और जब भी हम लोगों को ये सुनाई पड़ता है या अखबार के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो ये वास्तव में बहुत ही दुखद पहलू है, क्योंकि व्यक्ति आत्महत्या तो तभी करता है जब उसको ये लगता है कि अब मेरे पास कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो विकल्प भी नहीं है और साथ ही उसने उन चीजों पर गहराई से केवल एक ही तरफ सोचा कि अब कोई समाधान नहीं है तो मेरा मर जाना ही उचित होगा। और जो भी उसकी पीड़ा थी वो अत्यधिक थी, यानी उस पीड़ा और उस अंधकार में वो ये भूल गया कि वो उसके लिए बस अगले कदम पे ही सफलता इंतजार कर रही है। पर धैर्य इतनी जल्दी छूट जाना और छोटी छोटी परेशानियों से अपने जीवन को ही समाप्त कर देना, यही उसने अपनी प्राथमिकता में रखा। तभी वो आज हम सबके बीच नहीं है। तो इसके लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारा जो लालन पालन हुआ होता है, हम जब बालपन में बड़े हो रहे होते हैं, उस समय हमको ये सिखाए जाने की जरूरत है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। और आप कितना भी बैक पेपर हो या कितनी भी तरह की समस्याएं आपको मिल रही हो, लेकिन एक ना एक दिन जीत आपकी होगी। आपका काम है कंसिस्टेंटली, लगातार अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रखना। और इस दौरान जो परिवार का प्रेम है, साथ ही साथ शिक्षकों का जो एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, आप हमारे जो सीनियर्स होते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी कानपुर या किसी भी संस्थान में बैक पेपर किसी एक विद्यार्थी को ही हुआ हो। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो इर्द गिर्द हमारे होते हैं और वो सब असफल हुए होते हैं किसी एक प्रश्न पत्र में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वही बस अब इसको कुछ नहीं सुसाइड कर लिया। तो यानी कि जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके सीनियर्स हैं, जो शिक्षक हैं, फैकल्टी हैं या नॉन टीचिंग है, या हमारे परिवार, भाई, मित्र या आसपास पड़ोस का जो वातावरण है, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो हमें एक तरह से मेंटली सपोर्ट देता है, हमें संबल प्रदान करता है कि नहीं, तुम कर सकते हो। ये इस तरह की भावना उसके मन में विकसित होनी चाहिए। उसके लिए जो भी बल दिया जा सके उसको मिलना चाहिए कि नहीं, आप कर लोगे, और इनका एक समूह तैयार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ मनोवैज्ञानिकों की श्रृंखला, बहुत लोग वहां पर थे और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पाए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें विचार करने के लिए मजबूर कर। डॉक्टर साहब, एक तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, फिर मुझे आप थोड़ा अपनी तरफ से बताइएगा। आप तो सालों से इसी विधा में हैं, मनोविज्ञान या कह लीजिए देश दुनिया की जो दिमागी फितरत है उसको समझने की कोशिश भी कर रही हैं और मुझे लगता है तालीम भी उसी बात की दे रही है। एक तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। आईआईटी कानपुर में 19 दिसंबर 2023 को शोध सहायिका डॉक्टर पल्लवी चिल्का, 10 जनवरी 2024 को
एमटेक स्टूडेंट विकास मीना, 18 जनवरी 2024 को पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका जायसवाल और इस साल 10 फरवरी को रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव, 25 अगस्त को सॉफ्टवेयर डेवलपर दीपक चौधरी, 10 अक्टूबर को बीटेक लास्ट ईयर स्टूडेंट धीरज सैनी ने सुसाइड किया है। डॉक्टर साहब, ये एक फहरिस्त है लंबी, जो मुझे लगता है 17-18 महीनों की है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक स्टूडेंट सुसाइड करे, 2 करे, 3 करे, ये लंबी फहरिस्त है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन या आईआईटी की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा मुश्किल पैदा की जा रही है क्या? नहीं, ऐसा देखिए, कोई जानबूझकर कोई भी संस्थान मुश्किल पैदा नहीं करता है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, बस परिस्थितियां ऐसी होती हैं और हम लोग इसका प्रशिक्षण ही नहीं देते हैं। हम ये इस चीज को पढ़ाते हैं कि भाई ये वाला पेपर कर लो, ये वाली स्किल डेवलप कर लो, लेकिन कभी हम अपने जीवन के जो संकट दिन प्रतिदिन हमारे सामने जो क्राइसिस आती है उनको दूर करने का क्या हम बीटेक प्रथम वर्ष से कोई ओरिएंटेशन या कोई हम दिन प्रतिदिन की ट्रेनिंग या कोई हम योगा मेडिटेशन या जैसे कि स्वामी विवेकानंद बहुत सारी बातों पर चर्चा करते थे कि विद्यार्थी को खुल करके स्वयं जो भी उसके मन में आ रहा है उसको कहने का जो एक प्लेटफॉर्म है, क्या हमने वो प्रदान किया? क्या हमने उसकी कैथारसिस, मेंटल कैथारसिस करने के बाद उसको कोई एक कल्चरल एक्टिविटी या उसके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उसको हमने क्या किया, उसको डेवलप किया, विकसित किया, उसके लिए मंच प्रदान किया? देखिए, ये कोई चीज एक दिन में नहीं घटित होती है और किसी एक व्यक्ति को हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मैंने बताया ना, एक मिला जुला हुआ रूप होता है। तो यानी कि हम लोग अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं अपने मनोभावों से, अपनी परेशानियों से लड़ने की या उनको और अधिक स्ट्रेंथन करने की या उनके अंदर जो जुझारूपन है उसके लिए यदि हमने कोई प्रशिक्षण दिया होता और उसके बाद हम फेल हो रहे होते, तब फिर हमें कोई और दूसरा उपाय खोजने की आवश्यकता थी। लेकिन अभी तो हमने प्राथमिक रूप से जिसको हम फर्स्ट मेंटल हेल्थ एड कहते हैं, जिसको वो ही हमने प्रोवाइड नहीं की। तो जो वो प्रशिक्षण के द्वारा होता है और दिन प्रतिदिन नित्य हमारे जीवन के व्यवहार में हम उसे अडॉप्ट करने लगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक बात करें डॉक्टर साहब। क्या सुसाइड प्रोनेस एक विषय शब्द है? क्या आपको लगता नहीं कि 100 स्टूडेंट हैं उसमें 2, 4, 5 में ये बात दिखाई देती है? तो क्या इंस्टीट्यूशंस को या इंस्टीट्यूट्स को इस तरह का कोई फोकस नहीं करना चाहिए? इस तरह का कोई होमवर्क या इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि हम इस तरह के बच्चों की तलाश करें? कहीं ऐसा तो नहीं है उनमें इस तरह का प्रेशर डेवलप हो रहा है जो आप कह रही थी? बिल्कुल। अगर आप ये 4-5 जिनकी आपने सुसाइड की बात कही, अगर इन 4-5 की आप पूरा लाइफ हिस्ट्री देखें तो कहीं ना कहीं ये बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं, चाहे वो उनका पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो। तो ये बात तो हम सबके मध्य आ ही चुकी है कि वो इन चीजों से जूझ रहे थे, लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। उस सफलता को बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी उनको नहीं मिल पा रही थी। तो यानी इस तरह की लिस्टिंग करके अगर इनके लिए बफर्स तैयार कर लिए जाते तो ये घटना होने में रोकी जा सकती थी। क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि जितने भी बैक वाले विद्यार्थी हैं या जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिनके माँ बाप ने बहुत खर्च करने के बाद आईआईटी जैसे एक बहुत उच्च श्रेणी के संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ने भेजा है और उस बच्चे को ये लग सकता है कहीं ना कहीं कि मेरे जो साथी हैं सबको प्लेसमेंट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो एक उसको ऐसे बच्चों को पूरा आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें कि शिक्षक भी हो, उनके सीनियर भी हो, जिनको प्लेसमेंट मिल चुका है वो भी हो, उनके माँ बाप का कोई रिप्रेजेंट हो, यानी पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम हो जिसमें उसको हर तरफ से ये लगे कि मैं कर सकता हूं और मेरे इतने सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं। और ये उन्हीं को देने की आवश्यकता है जो लगातार असफल हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका एक समूह तुरंत निर्मित करना चाहिए और उनके साथ मनोवैज्ञानिक और जो भी शिक्षाविद हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, एकेडमिक फैकल्टी में भी ऐसे काउंसलर बनाए जाते हैं।
तो उनको जो है नित्य प्रति उनके साथ बातचीत करनी, उनको पॉजिटिविटी के कुछ उपक्रम सिखाने, ऐसा कुछ करने से हमें लगता है काफी कुछ रिड्यूस कर सकते हैं सुसाइड की संभावना को। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा जो हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही है, लोग आईआईटी, अब चूंकि ये घटना हुई है तो आज आईआईटी की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी तमाम फैक्ट्स रखे गए हैं। उन्होंने कहा 12 काउंसलर इस आईआईटी में थे, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था पिछले 10-11 महीने से कि 30 स्टूडेंट पे हम एक काउंसलर रखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो एडवाइजर भी होगा, वो देखेगा भी सारी चीजें, कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही। क्या आपको लगता है, पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह से फोकस करके काम करना चाहिए था, अभी आईआईटी की तरफ से शायद ये बात नहीं हो पाई, इसलिए इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। क्या आपको लगता है पुलिस ने अपनी जो प्राथमिक जांच है उसमें इन सब चीजों को आज रखा है? तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम हाउस में भी थोड़ी भीड़ थी, वो पुलिस अपने लेवल पे जो जांच कर रही थी उस पर भी उसने तमाम सारे तथ्य रखे हैं। आपका क्या कहना है, कहीं कुछ मतलब आपको लगता है कि काउंसलिंग भी हमारी उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है क्या? प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर साहब। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती क्योंकि मैं उस संस्थान का पार्ट नहीं हूँ और ना मैं वर्तमान में वहां पर उपस्थित हूँ, लेकिन मानवीय संवेदना एक ऐसी चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं हम सबके सामने से ही निकल रही होती है। जो व्यक्ति आज हमारे मध्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शिक्षक की, सहपाठी की, एडमिनिस्ट्रेटर की, बहुत से लोगों की निगाह उस पर पड़ी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं सुसाइड के, डिप्रेशन के, वो ऐसा भी नहीं है कि केवल 24 घंटे में ही रिफ्लेक्ट होते हैं, वो हो तो रहे थे। बस ये है कि अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन, अर्ली साइन ऑफ विड्रॉल, ये जो धीरे धीरे वो अपने को समेट रहा था, आत्म केंद्रित हो रहा था, या ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहा था, या निराशाजनक बातें कर रहा था, यानी कोई ना कोई तो वो अर्ली सिम्टम वो छोड़ रहा था। अगर वो आइडेंटिफाइड किए गए होते, चाहे दोस्तों के माध्यम से, रूम पार्टनर के माध्यम से, या घर वालों के माध्यम से, कोई ना कोई चीज अगर होता तो इंटरवेंशन किया जाता, और इंटरवेंशन करते ही उसको बचाए जाने की संभावना बन जाती। तो मैं बताऊं कि ये जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको समझना इतना भी आसान नहीं है, पर इतना दुर्लभ भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। तो यानी हमें आसपास के लोग ही उसको इंगित करते हैं कि वो विद्यार्थी आजकल बहुत उदासी में है, या कुछ कम बोल रहा है, या बहुत ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा सो रहा है, या बहुत ज्यादा जग रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो डिप्रेशन के पहले आप उस बच्चे में, उस विद्यार्थी में, या उस व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। तो दैट नीड टू आइडेंटिफाइड इन अ अर्ली स्टेज। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा सी तारतम्य हम आपको एक और जानकारी रख रहे हैं। मानवाधिकार आयोग की हियरिंग इस पूरे मसले पर 22 जनवरी को होनी है, और डायरेक्टर आईआईटी कानपुर को उस पर तलब किया गया है कि वो पूरे रिकॉर्ड के साथ यहां उपस्थित हो। आपको क्या लगता है कि मतलब आयोग भी थोड़ा सा सीरियस है इस मैटर पर, कि और वो मान रहा है कि हमें अपने बच्चों को अब बचाना चाहिए, उस पर अब ये नहीं चलेगा कि आपने कह दिया, आपने काउंसलिंग का सिस्टम तैयार कर दिया, वो कुछ नहीं है। आयोग ने जो उनको नोटिस दिया है उसमें कहा है, हमको आप प्रॉपर बताइए, हमको अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है। ये नहीं चलेगा कि लोग मरते चले जाएंगे और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। जब आयोग इतना सीरियस है तो मुझे लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब इस पर कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा, कि वो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में एक कोई गाइडलाइन तैयार करें? आपका क्या लगता है, आपको क्या सजेशन लगता है कि ये होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है कि मानवाधिकार आयोग ने इस चीज को पूरी तलब किया है, डायरेक्टर को बुलाया है, और डेफिनेटली वो भी अपने साक्ष्य, एविडेंस, और उन्होंने अब तक क्या किया, उन सारी चीजों के साथ पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से कोई ना कोई एक समाधान की तरफ चीजें बढ़ेंगी। सकारात्मकता के साथ संस्थान और अधिक इनिशिएटिव्स लेंगे, और अधिक उन पर
निगाह केंद्रित करेंगे, या इस तरह के जो असफलता की कारणों से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, जी जी। उनका उनका एक अलग तरीके से व्यवहार, ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। तो अच्छी बात है जब हम इस तरह के मसले सामने आते हैं, और इस तरह से मानवाधिकार आयोग हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर कहीं ना कहीं बहुत ही कड़ी नीति बनाने की जरूरत है, ताकि उसका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है। देखिए, नीतियां तो जी हम लोग हर विषय पे देखा जाए बहुत अच्छी बनाते हैं, और काफी चीजें ऑन पेपर रहती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो कितनी घटित हो रही हैं, कितना एग्जीक्यूट की जा रही हैं, इस पर भी प्रशासन की दृष्टि होनी चाहिए कि कार्यान्वयन कितना हो रहा है, और बच्चों का उस पर फीडबैक क्या है। जो ठीक लोग बात। वहां पढ़ रहे हैं, उनकी उनकी क्या फीडबैक है, वो सब मिलजुला करके ये हम लोग कहेंगे कि फिर और हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, और सुसाइड की जो संख्या है, इसको रोका जा सकेगा। ठीक बात। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा माता पिता के अपने सपने होते हैं, अगर उनका बच्चा आईआईटी और आईआईएम में हो गया तो वो एक अदृश्य या कह लीजिए अवचेतन मन में एक अपना सपना देखते रहते हैं कि हम बच्चे के सहारे हमारे परिवार में ये होगा, हमारी सोसाइटी में हमको ये इस तरह से लोग लेंगे, और फिर बीच में ये एक धक्का लगता है कि सुसाइड कर लिया है। आपको क्या लगता है कि माता पिता क्या करे ऐसा इस घटना को रोकने के लिए, आने वाली तमाम भावी पीढ़ी की इस तरह की घटनाएं ना हो? थोड़ा माता पिता के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था कि तनाव और अवसाद कैसे कम किया जाए, अगर वो थोड़ा सा भी इंगित कर रहा है कि। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि देखिए, माता पिता, भाई बहन, इन सब की एक बहुत अहम भूमिका होती है इस तरह के अवसाद में जाने अथवा ना जाने में। क्योंकि जी जी। माता पिता का ये सोचना कि भाई अब तो ये बहुत होनहार बच्चा है, और हमारे पूरे खानदान में और पीढ़ियों में ये बच्चा इस तरह के संस्थान में जाके पहुंचा है, और अब हमारी हमारी बची हुई जिंदगी में ये काफी चेंज लाएगा, और बहुत ज्यादा सहारा सा ढूंढने लगते हैं, और बहुत एक्सपेक्टेशन जिसको हम कहते हैं, जी अपेक्षाएं करने लगते हैं उससे। तो अगर हम अधिकाधिक अपेक्षाएं करेंगे, जो कि अपनी कर्म भूमि में ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है, तो उससे अगर अत्यधिक अपेक्षाएं करेंगे, तो उसके मन में डेफिनेटली एक तनाव आएगा कि मुझे तो कंपनी ले ही नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहा हूं, तो मुझे कंपनी तो मौका देगी ही नहीं। अगर जी हम जी। उनसे इतनी अपेक्षाएं ना रखें, और ये मान के चलें कि जैसे भी हो, जिस तरह भी कर रहा है, अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है, वेल एंड गुड, नहीं तो उससे भी अच्छा काम करेगा। जी आईटी कोई एक आखिरी लिमिट नहीं हाँ। है, उससे और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इसके सपने साकार होंगे। हो सकता है कोई अन्य दिशा या उसमें फील्ड में काम करे, तो ये बहुत उत्कृष्टता की श्रेणी में जा सके। लेकिन हम इन बातों को भूल करके, या उसको एक अन्य मौका ना दे करके, उसके उसके आगे एक घेरा सा बना देते हैं कि बस तुम्हें इसी में जी सब कुछ करना है। जबकि उसको ये विकल्प देना चाहिए कि ये तुम अपनी इच्छा से पढ़ने जा रहे हो, जब कभी लगे कि तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ हाँ। पा रहे हो, या तुम्हें लगने लगे कि अब मैं इस कोर्स में अच्छा नहीं कर रहा हूँ और मेरा करने का मन भी नहीं है, तो आप उसी दिन वापस आ जाइए। क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है जहां पर कि हर कला कौशल का विकास किया जा रहा है, और उसमें उसको अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो सरकार भी दे रही है, और घर वाले भी उसको प्रमोट करते हैं। तो अगर उसको इस तरह के भावनात्मक समर्थन और सपोर्ट जी। प्राप्त होगा, तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे वापस आ सकता है। ये नहीं कहना है कि अब तुम करके नौकरी लेके तभी आओगे, अदरवाइज हम लोगों को बड़ा धक्का लगेगा, या अंदर से उनकी अपेक्षाओं के टूटने के डर से भी ये बच्चे आत्महत्या करते हैं। तो माता पिता जानते ही नहीं है, लेकिन अनजाने में इतनी सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि उससे भी तनाव को बढ़ने में, अवसाद के बढ़ने में ये भी एक भूमिका होती है। ये भी एक प्रकार का बहुत ही अहम हिस्सा है।
तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने भेज दिया है तो अब हमें ये वो करके देगा, या इस तरह की उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि बच्चे को भी लगने लगता है कि हमारा फाइनल ईयर है या हमारा जी जी। 4th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है और अभी तक हमको जॉब नहीं मिली, तो मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। ये जो इस तरह की होती है निराशा, वो इतनी पीड़ादायक होती हैं कि वो मरना पसंद करते हैं बजाय कि घर वापस जाना। तो घर तो ठीक बात हमेशा कह रहे सुकून के लिए जाना जाता है, समर्थन के लिए जाना जाता है, प्यार के लिए जाना जाता है, निस्वार्थ प्रेम के लिए जाना जाता है। ऐसे में बच्चा अगर कष्ट में आ जाए तो कहीं माँ बाप को भी समझने की जरूरत है कि ठीक हर कह रही हैं हर मौका देना चाहिए और फिर से रीस्टार्ट करने का करना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी ऐसे आसानी से खत्म कर देना ये कोई समाधान नहीं है। हाँ हाँ, मुझे लगता है ये कायर की निशानी है कि जल्दी से आप सुसाइड कर लें, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम को आप फेस ना कर पाए या शॉर्ट आउट ना कर पाए। तो मुझे लगता है शायद उसी पर एक डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाह रहे थे। लेकिन एक मिनट में कहना चाहूंगी कि जी आपने तो कह प्लीज। दिया कायरता की निशानी है, पर बच्चे को बताया ही कब गया कि शूरवीरता क्या है? हाँ बचपन में क्या उसे ये बताया गया कि अगर तुम अपनी परेशानी से लड़ के बाहर आते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक बात इसी में तुम वीर हो, इसी में तुम आगे बढ़ोगे, इसी में यही तुम्हारा सकारात्मक पक्ष होगा, बजाय कि पैसा पैसा और पैसा। मतलब हम बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट, बहुत पैकेज की बात करते हैं कि हमें बहुत लाखों का पैकेज मिल जाएगा इफ आई कंप्लीट दिस कोर्स, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ जीवन में है क्या? हमने इन चीजों को सिखाया कभी? अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और हम जानना चाह रहे थे। वैसे तो ये जय सिंह के सुसाइड के मामले में अब बहुत सारे मतलब ये कह लीजिए कि अपनी अपनी थ्योरी चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि बैक पेपर का मामला नहीं था, परिजन अब लौट के आ गए हैं वहाँ से राजस्थान से, तो वो एक दावा कर रहे हैं कि ये बैक पेपर का मामला नहीं है, ये प्लेसमेंट के में हिस्सा लेने का भी कोई मामला नहीं, कुछ और मामला है। अब वो तो पुलिस की इंक्वायरी में सामने आएगा। एक डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा था, सोशल मीडिया का रोल इन सब सुसाइड्स के मामले में, रिश्तों के कत्ल के मामले में आप किस तरह से देख रही हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, कुछ बहुत सारे माता पिता ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने जीना हराम कर दिया है, हमारी भावी पीढ़ी के लिए उसने गलत दिशा पर उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या आप थोड़ा, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना चाह रहा था, आपका क्या सजेशन है सोशल मीडिया को लेकर? माता पिता क्या करें और उनके बच्चे क्या करें? प्लीज कैरी ऑन सर। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में इतना खराब नहीं है। सोशल मीडिया हम जब देखते हैं और क्या कंटेंट हम उसमें देख रहे हैं, वो हमारे चेतन और अवचेतन मन में प्रभावित करता है। सोशल जी मीडिया को हम कहते हैं कि भाई वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। जहां जहां वो नेगेटिव चीजों को बता रही है कि हत्या के करने के क्या तरीके हैं, कैसे हत्या की जा सकती है, या और वो डिपेंड करता है कि वो सोशल मीडिया में क्या देख रहा है वो बच्चा, वो विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, XYZ जी कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किस कंटेंट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। पूरी ठीक कह रही तरीके हैं। से सोशल मीडिया भी खराब नहीं है, और पूरी तरीके से जो बच्चा, माँ बाप का जो व्यू है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा बच्चा आजकल परेशान है या तनाव में है, तो उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि हम बैलेंस बनाएं और किन चीजों पर फोकस करके हम उसको देख रहे हैं, या हमारा जी क्या लक्ष्य है। क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग से हमारा लक्ष्य हटता है, वैसे ही हम सोशल मीडिया में भी उन चीजों, उन सामग्रियों को देखने लगते हैं जिनका हमसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जो भी हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे चेतन मन पर जरूर पड़ता है, और ठीक कहीं कह ना रही हैं। कहीं वो हमारे टोटल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमें देखना है कि हाउ आई एम यूजिंग द सोशल मीडिया। ठीक कह रही हैं आप। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें हुई, और तमाम व्यूवर्स हमारे ये कह रहे हैं कि रिश्तों के कत्ल के परिप्रेक्ष्य में भी प्रोफेसर डॉक्टर आशा सिंह जी की बातें और उनका सजेशन हम सब लोगों के लिए होगा। एक नेक्स्ट इशू में हम आपको इस मसले पर भी जोड़ेंगे और तमाम आपके सामने वो घटनाएं भी रखेंगे जिन्होंने किसी माँ ने अपने बच्चे को इसलिए मार डाला कि वो दूध पिलाना नहीं चाह रही थी, स्तनपान नहीं कराना चाहती थी। किसी पति ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला कि वो
हम उसकी बात नहीं मान रही थी और चाय समय पर नहीं दिया। तो इन सब छोटे छोटे जो एग्रेशन हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी हम आपको किसी दिन जोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बहुत बहुत जी धन्यवाद। प्लीज करें। और मैं आभा सिंह, आशा सिंह के स्थान पे मैं बताना चाहूंगी कि अच्छा आभा सिंह है और मैं पीपीएन कॉलेज ठीक में है, मनोविज्ञान ठीक है। विभाग में थैंक यू। कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का, और ये बहुत ही जी महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मैं जुड़ना भी चाह रही थी। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार। प्रतिभा में सुसाइड ट्रेंड की खतरनाक है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को भी नए सिरे से पहल करनी होगी, क्योंकि यह सामाजिक समस्या नहीं है, ये भावी पीढ़ी को बचाने का सवाल है। धन्यवाद।